एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन दर्शाइए कि द्विक कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 ये एक रेखा का डीसी है। 4/13 12/13 3/13 एक अलग रेखा का डीसी है और 3/13 -4/13 और 12/13 एक अलग रेखा का डीसी है। ये तीन रेखाओं का डीसी है, डायरेक्शन कोसाइन है। वाले तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है, ये दिखाने की लंबवत है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग। ये ए बी, यह सी डी, यह है ई एफ। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ये कहना चाहता है कि क्वेश्चंस में कि एक रेखा ए बी है, ए बी, फिर यही है सी डी, फिर यही है ई एफ। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर लंब है। तो अब ये कैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे पर लंब है, और ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, एक दूसरे पर लंब होने का मतलब आइए इसको इरेज करते हैं। इसके बाद चलते हैं। तो ए बी, हम क्या करेंगे कि ए बी का ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हम L1 M1 N1, पहली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 हो गया। दूसरी रेखा का L2 M2 N2 हो गया। दूसरी रेखा के लिए L2 क्या होगा, 4/-13 -4/13 4/13 12/13। और तीसरी रेखा के लिए L3 3/13 M3 -4/13 और N3 12/13 हो जाएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले दो रेखाओं को सिद्ध करते हैं, L1 और L2 रेखा। ठीक है, मान के चलिए एक ए बी रेखा था यहाँ पर, तो दिया है इनका L1 M1 N1 दिया है, और इनका L2 M2 और N2 दिया है। ठीक है, तो इनको पहले हमने इनका डायरेक्शन कोसाइन जब दिया रहे तो कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सूत्र होता है L1, आइए नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। सूत्र होता है क्या चीज़ कि जब एक दूसरे पर लंब हो तो सूत्र होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये हल करने पर 0 आ जाए तो बोल देंगे लंब है, और नहीं तो नहीं है। 0 आएगा तब बोलेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि 0 आ रहा है कि नहीं। देखिए L1 और L2, यहाँ पर L1 आपको ये है और L1 ये है 12/13 M1, यहाँ से देख सकते हैं आप। और L2 का M2 के N2 का वैल्यू दिया हुआ है। हमने मल्टीप्लाई किया है L1 और L2 को। सूत्र क्या है, L1 L2, तो 12/13 और 4/13। ठीक है, 12/13 और 4/13 को हमने गुणा किया है। फिर माइनस प्लस लिखा है M1 और M2 -3/13 12/13 प्लस N1 N2, तो यहाँ पे -4/13 3/13 है। इसको हल करने पर देखेंगे 12 चौक 48 48 -12 3 36
और -4 और +3 तो -12 हो जाएगा। हल करने पर ऊपर में 0 आ रहा है और नीचे 13 गुणे 13 ये 169 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 13 × 13 कैसा है, 13 देखिए L1 L2 M1 M2 और N1 N2 जब किए तो सब में तो 13 × 13 ही है, तो सबका एलसीएम तो वही आएगा, वो 13 13 × 13। हल करने पर 0 आएगा। अब प्रथम दो ड्यू कोसाइन रेखाएं लंबवत है, ये तो क्लियर हो गया कि ए बी और सी डी ये लंबवत हैं। अब देखिए ध्यान से कि सी डी और ई एफ लंबवत है कि नहीं, सी डी और ई एफ लंबवत है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाएं। सी डी और ई एफ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सी डी के लिए सी डी क्या होगा, तो ए बी, तो हम लोग सी डी देखेंगे। ये तो ए बी था, ये बी सी डी था, ये ई एफ था। हाँ, इसका इसका ए बी का डी सी है 12/13 -3/13 -4/13, और बी सी सी डी का है 4/13 12/13 और 3/13। हाँ, और ई एफ का है 3/13। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए इसका 12/13 से शुरू है, इसका 4/13 से है, और इसका 3/13 से है। स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो आप सी डी वाला में 4/13 4/13 12/13 और 3/13, ये L1 M1 N2 होगा, और 3/13 -4/13 और 12/13 ये L2 M2 N2 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास कीजिए। अब मल्टीप्लाई यहीं करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दिखेगा कि 4/13 ये सी डी का है डी सी ना, सी डी का है डायरेक्शन कोसाइन 4/13, L1 है ये। अब ई एफ का 3/13 होगा, L2 और सी डी का M2 12/13 और ई एफ का M2 -4/13, और फिर इस तरह से सी डी का ही N1 होगा 3/13, ई एफ जो है ना वो रेखा उसका जो N2 होगा वो 12/13। हल करने पर आप देख सकते हैं 0 आएगा। इस तरह से ए बी और ई एफ को भी निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिद्ध हो गया कि डी डायरेक्शन क्वेश्चन तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, क्योंकि डायरेक्शन क्वेश्चन दिया गया है उसका गुणनफल का योगफल 0 आ रहा है। यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर एक दूसरी रेखा है, ये सिद्ध करना है कि दोनों लंब है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, और ये लिखते हैं सी। हाँ, तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसका डायरेक्शन, इनका बिंदु दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि बिंदु इतना और इतना, तो बिंदु यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये एक रेखा होगा, ये ए बी होगा। हाँ, और यहाँ पर 1 -1 2 होगा, और बी वाला होगा 3 4 -2। हाँ, इसके बाद एक और रेखा होगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 0 ये होगा सी डी, मान लीजिए सी डी होगा, सी डी। इस पॉइंट है 0 3, ये सी वाला पॉइंट है 0 3 2, और डी वाला पॉइंट है 3 5 6। ये दिखाना है कि दोनों रेखाएं लंब है। तो जब बिंदु दिया रहे तो पहले ए बी का, दो बिंदु दिया रहे तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो यानी
दिक् अनुपात प्राप्त कर लीजिए। तो दिक् अनुपात कैसे प्राप्त होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला होता है, फार्मूला पे चलेंगे हम लोग पहले कि जब दो बिंदु दिया रहे तो फार्मूला क्या होगा। तो ए बी का डी आर ए बी दिया है, अतः बिंदु ए बी इससे जाने वाला दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे x2 मतलब 3 - 1, y2 मतलब 4 इसको पहले इरेज करते हैं 4 अब एक -1 पहले से भी है तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 कॉमा कॉमा और Z2 में -2 हाँ। इसको हल करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो ए बी का डायरेक्शन रेशियो आएगा क्या चीज़, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 - 4। देखिए आप यहाँ पर ये चीज़ आया हुआ है नीचे 2 4, ये वाला पॉइंट 2 4 -4, हाँ 2 5 -4। इसी तरह से हम लोग करेंगे क्या कि नेक्स्ट वाले पार्ट्स को भी निकालने का प्रयास करेंगे हम। अब ए बी का, हाँ अब इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो डी आर ऑफ सी डी बराबर सी डी के लिए क्या हो जाएगा, x2 - x1 तो 3 हो जाएगा -0, y2 क्या होगा, y2 होगा आपको 5 - 3 और z2 क्या होगा आपको 6 - 2। हाँ तो ये हल करेंगे तो 3 और 5 में से 3 जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा 4। हाँ और इस तरह से ये 3 2 4 आ गया। इसके बाद देखें कि करना क्या है हमें। इसके बाद आपको ये दिमाग लगाना है, इसको इरेज करते हैं। फिर इसके बाद इसी प्रकार हम लोग ये सूत्र जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो का जब दो दो रेखाएं हैं और उसका डायरेक्शन रेशियो ये है और ये है, का डायरेक्शन रेशियो जब दिया रहे तो उसको A1 B1, इसको डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 होगा और इसका A2 B2 और C2 जो पॉइंट से निकाले हैं। तो सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। जब लंब है तो 0 आना चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे कि पहले ये वैल्यू रखते हैं बराबर A1 का वैल्यू आपको ऊपर में जो 2 5 -4 ये A1 B1 C1 होगा, ठीक है। और A2 B2 C2 क्या होगा जो आपको नीचे लास्ट में हम निकालते CD का वैल्यू, जैसे 3 2 और 4 जो निकाले थे तो वो वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो A2 × 3 प्लस B1 का वैल्यू 5 आया था मल्टीप्लाई B2 का वैल्यू 2 आया होगा प्लस C1 का वैल्यू -4 आया होगा और इंटू C2 का वैल्यू 4 आया होगा। इसको हल कीजिए आप लोग, तो हल करने के बाद आपको वही मिलेगा। तो यहाँ से 6 आया, इसको हल कर रहे ऊपर 2 3 2 0 6 प्लस 10 ये -4 × 4 = 16, 10 और 6 16 ऐसे भी हो जाएगा, 16 - 16 बराबर 0। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो पूरा एक दूसरे पर लंब है, क्योंकि A1 B1 और C1 C2 का वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ गया, तो लंब है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है? दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु -1, 2, 1 और 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। तो देखिए, हमने आपको समांतर वाला फार्मूला भी बताया होगा, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो समांतर वाला फार्मूला है कहाँ? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। दर्शाइए कि बिंदु 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु -1, -2 और 1 और इतना से समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ध्यान देंगे एक चीज़ को कि यहाँ पर एक रेखा है और ये एक रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर दिखाना है आपको। तो एक काम करते हैं, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी सी डी। हाँ, इसके बाद ये दिखा 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पॉइंट है 1, 2, 3 और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर हमने प्राप्त किया 1i2j + 3k। और एक रेखा है, बोल रहा है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और उसके समांतर एक रेखा है, उसका सदिश दिया है b बराबर 3i + 2j - 2k। हमने b बराबर माना है कि ये b बराबर ये है। समांतर सदिश है b बराबर 3i + 2j - 2k। तो इसका समीकरण निकालने के लिए बोला, तो वैसे सदिश समीकरण ही निकालेंगे। अगर कार्तीय निकालना तो बोलेगा कार्तीय निकालिए। तो r बराबर क्या हो जाएगा? a + लैम्डा वेक्टर b। ए क्या है? जो पॉइंट 1, 2, 3 था उसी का पोजीशन वेक्टर है, छोटा ए। तब यहाँ से हमने फिगर बनाया है कि ए बराबर, आप देख सकते हैं फिगर में कि ए 1, 2, 3 है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे 1i + 2j + 3k होगा। तो ए का वैल्यू रखे 1i + 2j + 3k प्लस लेमडा एक वास्तविक संख्या है और बी का वैल्यू ऊपर 3i + 2j - 2k है। तो यहाँ से हमने आपको एक सदिश समीकरण निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला बिंदु ए 2, -1, 4 ये बिंदु नहीं दिया है। ये बोला एक बिंदु का पोजीशन वेक्टर सदिश स्थिति सदिश दिया है 2i - j + 4k। तो एक जब बिंदु का पोजीशन वेक्टर दिया है तो हम पहले समझ लेंगे कि यह पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट ए का ही पोजीशन वेक्टर होगा। तो किसी बिंदु से पोजीशन वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं i j k करके। तो i j k को हटा देंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। तो 2i - j + 4k है, तो उससे हम पॉइंट निकाल लिए 2, -1, 4। वहाँ पे हमने एक फिगर बना दिया है, आपको देखेंगे नीचे वाला फिगर में a बराबर 2, -1 और 4। ठीक है, पॉइंट P एक स्वच्छ बिंदु है, हमने कॉमन पॉइंट मान के चलते कि कॉमन पॉइंट XYZ लिया है, वो कार्तीय समीकरण में काम आता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमने फिगर बना लिया है, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर ये होगा और P का पोजीशन वेक्टर R होगा। तो सदिश समीकरण R बराबर a + लैम्डा वेक्टर P, ए की जगह पर 2i - j + 4k, लैम्डा और b की जगह पर i + 2j - k लिख दिए। कार्तीय समीकरण में सूत्र क्या होता है? कार्तीय समीकरण आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, r का वैल्यू रख सकते हैं x i + y j + z के। हाँ, और उधर 2i - j + 4k लिख करके लैम्डा लिख करके लैम्डा से गुणा कर देंगे सब में, और सब में 3 बराबर आएंगे तो सब में लैम्डा से तुलना कर देंगे, तो लैम्डा का वैल्यू तीनों एक ही जैसा आ जाएगा। सॉरी, एक ही जैसा नहीं आएगा, मतलब 3 लैम्डा का वैल्यू आएगा और वो तीनों ये बराबर कर देंगे तो कार्तीय समीकरण बन जाएगा। ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि कार्तीय समीकरण डायरेक्ट सूत्र होता है x - x1 बटा में a, y - y1 बटा में b, z - z1 बटा में c। तो x, अब यहाँ पे मुद्दा है कि x1 y1 z1 है कौन? तो x1 y1 z1 जो पॉइंट a था वही होगा, लेकिन abc क्या था? abc जो सदिश, जो समांतर सदिश दिया उसी की दिशा में समांतर सदिश b दिया है, उसी का आई जे के का जो गुणांक है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, दिक् अनुपात कहलाता है, वही है एबीसी। यानी आप देख सकते हैं कि वेक्टर बी जो लिखा है वहां पर आई 2j - k है, तो i का गुणांक 1, j का गुणांक 2 और k गुणांक -1 होगा। तो यही तो वहां पे हमने लिखा है कि एबीसी का वैल्यू वहां पे देखिए ए की जगह पर 1 है नीचे में। अब देखेंगे कार्तीय समीकरण के रूप में, कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे? x - x1 बटा में a, y - y1 बटा में b और z - z1 बटा में c। x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट ए का निर्देशांक है, हालांकि पोजीशन वेक्टर देता हमने पॉइंट बना लिया। और एबीसी क्या है? तो एबीसी है ऊपर जो सदिश समीकरण जो जा रहा था बी वाला वेक्टर, बी आई जे के का गुणांक, ठीक है, वही है, यानी 1
आई का गुणांक 1 है, जे के गुणांक 2 है और के का गुणांक -1 है। यही ABC का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट ए दिया है आपको -2 4 5। तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। इसके साथ ही पॉइंट के साथ साथ एक कार्टीसियन इक्वेशन दिया है, बोले उसी के समांतर है, यानी x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6 इसके समांतर है। अच्छा, यानी यह जो रेखा जो समीकरण दिया है x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6, वो ऊपर में जो b समीकरण जाता है वो b 3y प्लस 5 जो पहले नहीं लिखना है, वो तो हम बाद में लिखे हैं। ठीक है, वो हम बाद में लिखे हैं, वो अभी नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन में दिया नहीं तो मिटा देते हैं, इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो छोड़िए, देखिए यहाँ पे तो कार्टीसियन इक्वेशन दिया है आपको x प्लस 3 वाला, जो यह बोल रहा है ना के समांतर है, यानी उस रेखा, वो जो रेखा था उसका यह कार्टीसियन इक्वेशन है। किसका? जो ऊपर समांतर जो रेखा पा रहे हैं उसका कार्टीसियन इक्वेशन x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 और z प्लस 8/6 दिया है। और हमें निकालना क्या है? ये जो ए बिंदु से होकर के जा रहा है यल वाला रेखा, इसका कार्टीसियन इक्वेशन निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? हम एक काम करते हैं, हमको 3i प्लस 5j प्लस 6 के नहीं दिया हुआ था। हम क्या कर रहे हैं कि x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6 को हम x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c से तुलना कर दे रहे हैं। देखिए आप तुलना किए हैं, वहां पे तुलना किए हैं। तुलना करेंगे तो हमें ऊपर x1 y1 z1 से कोई खास मतलब नहीं है, हमें नीचे वाला ABC से मतलब है। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 6 मिल गया। तो यही तो वेक्टर b है, और वेक्टर b ऊपर लिख देंगे। वेक्टर b बराबर 3i प्लस 5j प्लस 6 से। तो L यहाँ पर आप देखें कार्टीसियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इस L रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, कार्टीसियन इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र सर बताए हैं कि x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। तो x लिख दिए क्योंकि समीकरण में तो x y z होता है। माइनस x1 क्या होगा? जो पॉइंट आपको मिला है ऊपर में, ठीक है, तो -2 लिख दिए। बटा में a भी क्या होगा? a के जगह पर ये जो वेक्टर b जो जा रहा था 3i वाला, तो उसका i का गुणांक है 3, वो लिखना है। फिर इसके बाद अब कार्टीसियन इक्वेशन कैसे प्राप्त करें? कार्टीसियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे? तो x माइनस x1 बटा में a, सर सूत्र बताया है, y माइनस y1 बटा में b, z माइनस z1 बटा में c। आप सूत्र देखेंगे, लगा होगा स्क्रीनशॉट में। तो x माइनस x1, x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 वो है जो आपको पॉइंट मिला है, पॉइंट a। तो वहां से x1 का वैल्यू -2, तो माइनस रख दिए -2। y माइनस 4, तो 4 हम रख दिए आपको, y1 का वैल्यू 4 रख दिया हमने आपको। z माइनस z1 का वैल्यू आपको 5 है तो 5 रख दिया हमने। बटा में ABC 3, 5, 6 है। अब यहाँ से हल कर देंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 बटा में 3, y माइनस 4 बटा में 5, z माइनस 5 बटा में 6, ये आपका आंसर होगा। रेखा का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रेखा का कार्तीय समीकरण आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 बटा में 3 बराबर y प्लस 4 बटा में 7 और z माइनस 6 बटा में 2 है। ठीक है, तो बोल रहा है तो इस रेखा का सदिश समीकरण निकालें। तो सदिश समीकरण निकालना है, सदिश समीकरण। तो देखिए कैसे बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, रेखा का कार्तीय समीकरण, एक सदिश समीकरण एक ही बिंदु से होकर जा रहा है। तो हम इस बार सिखाया है कि सदिश समीकरण के लिए वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होना चाहिए। अब यहाँ पर ABC a और b का वैल्यू नहीं है, तो a क्या होता था? यही तो पॉइंट होता था, a का पोजीशन वेक्टर छोटा है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? ये निकालेंगे हम लोग यहाँ से, ये तो x1 माइनस z1 है, इसको क्या करेंगे? इसको x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन x माइनस 5 बटा में 3 बराबर y प्लस 4 बटा में 2, ये क्या है? 7 बराबर z माइनस 6 बटा में 2 को x माइनस
a बराबर y माइनस y1 बटा में b बराबर z माइनस z1 बटा इसकी से तुलना कीजिए, कंपेयर ऑन बोथ साइड, तुलना। अब देखिए x1 की जगह पर ये है, ये सूत्र में ये होता है, सूत्र होता है x माइनस x1 बटा में a, यहाँ पे लिखा माइनस पॉलिश होता है, माइनस पॉलिश सूत्र में होता है, तो हमें x1 की जगह पर प्लस 5 लिखा हो तभी तो, और y की जगह पर क्या है, y की जगह पर क्या होगा, देखिए ये माइनस सूत्र में होता है और ये प्लस है 4, कहने का मतलब कि पहले से माइनस 4 होगा, तो माइनस 4, और z1 की जगह पर क्या है, तो माइनस तो सूत्र में ही होता है, z1 पर 6 होगा, प्लस 6 होगा तभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब सदिश समीकरण का वेक्टर, अब ध्यान दीजिए एबीसी का तो मान निकाला है, a का वैल्यू नीचे हो 3 और b के जगह पर बोलिए 7 और c के जगह पर 2 है। अब यहां से निकाल लीजिए a क्या है, पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर, तो पॉइंट a का x1 y1 0 कर दिए, इसमें 5 -4 और 6 है, और आपको मिलेगा b बराबर ये वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ये होता है 3i + 7j + 2k। चलिए तो अब ये पॉइंट जो मिल गया, इस पॉइंट का क्वेश्चन वेक्टर क्या आ जाएगा, 5i - 4j + 6k, हां प्लस हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3i + 7j + 2k, हो गया आंसर त्रिभुज वाला। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु 0 0 और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो मूल बिंदु 0 0 और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण और कार्तीय समीकरण बनाना है, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों बताना है। सोल्यूशन देखें, जब दो बिंदु से होकर रेखा गुजर रहा है तो पहले सबसे अपने dr निकालेंगे, और जो dr निकलेगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 वो वेक्टर b कहलाएगा, वेक्टर b जो पैरेलल है। तो dr निकाल लिए हम 5 - 2 और 3, यहाँ पे a b c का वैल्यू हो गया। सदिश समीकरण निकालने के लिए वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b चाहिए, r बराबर a + लैम्डा वेक्टर b। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो देखेंगे ध्यान से कि एक बिंदु से होकर जान रेखा का समीकरण तो यही होता है, r बराबर वेक्टर r बराबर a + लैम्डा वेक्टर b। तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 0 0 होगा, बिंदु 0 0 0 दिया तो उसका पोजीशन वेक्टर 0i 0 j 0 के होगा, और लैम्डा और वेक्टर b लिख दिया 5i - 2j + 3 के। अब यहाँ से हम लोग वेक्टर r का वैल्यू निकाल लिए 0 + लैम्डा वेक्टर b, क्योंकि 0i 0 j 0 के का वैल्यू तो वही होता है 0 होता है। कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग, x - x1 बटा में a, y - y1 बटा में b, z - z1 बटा में c। x - x1 क्या होगा, जो मूल बिंदु है 0, x1 0, y1 0, z1 0, यहाँ से x - x1 बराबर x - 0 बटा में 5, y - 0 बटा में -2, z - 0 बटा में 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन पुराने एनसीईआरटी के अनुसार शायद पुराने एनसीईआरटी के अनुसार 10 नंबर क्वेश्चन है। न्यू एनसीईआरटी को हम लोग चलेंगे, हम लोग r बराबर 2i - 5j + k और प्लस लैम्डा 3i 2j 6 के दिया है को, ये दिया r बराबर, और एक r नीचे जो दिया है हम चौथा में जो लिखे हैं 7i - 6k प्लस म्यू i + 2j + 2 के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आप ये क्वेश्चन से उसमें से बोले कि सदिश थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, थीटा का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि b1.b2 बटा mod b1 mod b2 निकालना आपको, और पूरा होल मॉड होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग b1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, लेमडा का गुणांक और म्यू का गुणांक होता है। तो वहां पे समीकरण 1 से तुलना किए हैं, जब r बराबर 2i - 5j + k समीकरण 1 होगा, इसको तुलना के तो b1 का मान निकलेगा, लेमडा का गुणांक वाला b1 होता है, और इधर म्यू का गुणांक वाला ही b2 होता है। तो सूत्र बैठा दे b1.b2, b1 का मान है 3i + 2j + 6k और b2 का मान है i + 2j + 2k। इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3i में 1i से गुणा करेंगे तो 3, और 2j में 2j से गुणा करेंगे तो 4, और 6k में 2k से गुणा करेंगे तो 12, और नीचे में अंडर रूट में b1 का मोड निकाले हम और b2 का मोड निकाल के गुणा कर दे, तो 7 आया है, उसका 49 आया था और 9 आता, तो 7 का 49 का 7 और 9 का 3 होगा। हाँ, इस 19 बटा cos थीटा का मान 19 बटा 21 होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स 19 बटा में 21।
देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है पी बराबर वाट 1 माइनस एक्स बटा 3 7 वाई माइनस 14 बटा 2 पी प्लस जेड माइनस सॉरी बराबर जेड माइनस 3 बराबर जेड माइनस 3 बटा में 2 और समीकरण दिया है दो ठो 7 में 7 एक्स से बोर्ड पर लिखा होगा आपको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। समीकरण एक मान देखिए 1 माइनस एक्स बटा 3 7 वाई माइनस 14 बटा में पी 2 पी और जेड माइनस 3 बटा में 2 को समीकरण 1 मान लेते थे। इसको तुलना करेंगे एक्स माइनस एक्स 1 बटा में a1 वाई माइनस y1 बटा में b1 जेड माइनस z1 बटा में c1 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 3 b1 बराबर 2p c1 बराबर 2 मिलेगा। इसी तरह से 7 माइनस 7 एक्स बटा में 3p वाई माइनस 5 बटा में 1 जेड माइनस जेड 6 माइनस जेड बटा में 5 को हम लोग एक्स माइनस एक्स वन बटा में a2 वाई माइनस y1 बटा b2 और जेड माइनस z1 बटा c2 से तुलना करेंगे तो a2 का मान हो जाएगा आपको 3p और b2 का मान होगा 1 और c2 का मान होगा 5। हाँ और इससे तुलना कर लिए और शुद्ध जानते हैं cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू डॉट डॉट है इंटू है अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यहाँ पे जो खाली अंडर रूट लिखे वो सेम ऊपर वाले भरना है आपको। यहाँ पे बोला परस्पर लंब है, देखिए घेरे गोल ऊपर बना है क्वेश्चन में लंब है तो आपको पता है कि cos थीटा का मान होगा 90 डिग्री तो cos थीटा का cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो नीचे से हम लोग जो नीचे में है कुछ भी हो उसको 0 से और गुणा करेंगे तो 0 ही होगा और बाकी ऊपर वाला बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बच गया है तो उसको लिख दिए है बराबर 0। a1 a2 मॉड में ही रहेगा। a1 a2 का वैल्यू आप देख सकते हो वहां से a1 का वैल्यू 3 है तो 3 लिखे यहाँ पर। फिर a2 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 3p तो 3p लिखे हम। इसे b1 b2 उधर से देख देख के b1 का मान 2p लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे b1 का मान 2p है यहाँ पर b2 का मान 1 है तो यहाँ लिखे 2p इंटू 1 c1 का मान 2 और c2 का मान 5 यहाँ पे लिखे 5 2 5 10। इससे मोड से 2p प्लस 11 9p और 2p 11p प्लस 10 मोड से बाहर निकाले तो 11p और 10 ये पूरा प्लस में ही है बराबर 0 तो उधर 10 को भेजते हैं -10 में इधर गुणा में 11 तो उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा -10 बटा 11।